अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ आज मौजूद हैं तारिक मतीन साहब। तारिक साहब क्योंकि बहुत बड़े साहबी हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, इनको आप स्क्रीन पर देखते रहें। मैंने 2-3 चैनल्स में इनके साथ काम किया और मुझे कल जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज मैंने सोचा इनकी आज़ाद राय जानी जाए, पीडीएम के इत्तेहाद और उसके बाद जो उनका धर्म तख्ता हुआ है वो, और उसके बाद हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो क्या है। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अरे, आपका शुक्रिया शायद। इट्स एन ऑनर फॉर मी। नहीं, आप बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि तारिक साहब का जो टीवी पे बैठ के एक फेस था वो, और उसके बाद जब यूट्यूब पे कर रहे हैं तो और ज्यादा खुल के सामने आया। तारिक साहब, सवाल मेरा पहला आपसे ये, 2-3 सवाल करूंगा, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। इसमें जो पीडीएम की जानिब से हुकूमत का धर्म तख्ता करने की कोशिश की गई थी, उनका अपना तख्ता लगता है उलट चुका है। 5 डेडलाइन मुकम्मल तौर पर दी गई हुकूमत को घर भेजने था। जो मैंने रिकॉर्ड हासिल किया है उसके मुताबिक पहले दिसंबर 2019 से ये मामला शुरू हुआ था, फिर मार्च 2020, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर ये 31 जनवरी कल जो कि गुजर चुका है। तारिक साहब, ये सारी चीजें और उसके बाद फिर हम बहुत सारे लोग सदमे में भी, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, मैं भी देख रहा हूँ, टीवी पर वो बयान नहीं कर हम्म। पा रहे। तो ऐसा लगता है कि पीडीएम की निस्बत हमारे जो सहाफी दोस्त हैं उन वो बड़े सदमे में। तो आप क्या समझते हैं कि पीडीएम को कहाँ उनकी गलती हुई कि वो हुकूमत को भेजते-भेजते खुद ऐसा लग रहा है कि वो घर चले गए? क्या वजह थी सर ये? अच्छा, मैं इस सवाल के जवाब से पहले ना एक छोटी सी ये मुझे लगता है कि मैं जरा सी मुख्तलिफ राय है वो जरूर आपके सामने रखूंगा। ये जो पीडीएम नाकाम हुई है, अब तक नाकाम हुई है, या ऑपोजिशन अब तक नाकाम हुई है, ऑपोजिशन की अब तक की ये नाकामी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तगड़ी ऑपोजिशन एक टफ टाइम देती है और चैलेंज करती है ऑपोजिशन, जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। इमरान खान के लिए बहुत जरूरी है, या पीटीआई गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसी ऑपोजिशन हो जो इन्हें चैलेंज करती हो, जिससे ये खतरा हो कि वो इनकी हुकूमत गिरा सकती है। वो गवर्नमेंट को एम्बैरेस करती है, थ्रिल करती है, चैलेंज करती है, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, लोगों के लिए अच्छा होता है। इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात से जरा सा पहले ऐसा परफॉर्म किया था ऑपोजिशन में कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में इतना परफॉर्म किया कि मरकज में उनकी गवर्नमेंट जीत गई थी। उन्होंने फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ओवरहेड्स, लैपटॉप स्कीम, मुख्तलिफ टैंजिबल चीजें, नजर आने वाली चीजें कर दी, जीत गए। दूसरी बार में इमरान खान और टफ ऑपोजिशन बना हुआ था। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामान तक इन्हें वाकईतन घसीट रहा था, तो ये नजर आ रहा था कि बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन है, और इन लोगों ने उस ऑपोजिशन को एक चैलेंज समझकर अपनी हुकूमत को चलाया। इमरान खान की हुकूमत को एक बहुत तगड़ी ऑपोजिशन चाहिए, ये लोग तगड़ी ऑपोजिशन नहीं है। नाकाम क्यों है इस पर आ जाए अगर, इसलिए कि देखिए, मैं एक ऑपोजिशन रहनुमा के तौर पर ना अवाम के लिए निकलूंगा, बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ा रही है, गलत कर रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है, गलत कर रही है, हैट्रिक कर ली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में। मैं अवाम की फोकस्ड सेंटर्ड सियासत करूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा। अब यहां जो लोग बाहर निकले हैं वो बाहर क्यों निकले हैं, लोग क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर झूठ बोलकर चले गए, अब तो क्लियर हो गया, बाहर गए हुए, इलाज नहीं हो रहा। वहां बैठकर जो है जिस तरह से द सन ने स्टोरी की थी, वो तो मैं समझता हूं हमारे मुंह पे, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत तो अलग, पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है कि एक शख्स जो है वो अपने बॉल्ट होल में बैठकर, बिल में छुपकर बैठकर लंदन से हमले कर रहा है। ये चीजें लिखी गई। तो ऑपोजिशन अपने मसाइल की वजह से, मुकदमात की वजह से बाहर आई, इसलिए लोग बाहर नहीं आए। 11 जमातों का 13,000 का जलसा, 11 जमातों का 4,000 का जलसा बावलपुर में, यहां वहां, तो इतने फारिग जलसे इसलिए हुए कि लोग इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे, ये लोगों के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे, इसलिए नाकाम। तारिक साहब, इसमें कुछ ट्यून भी चेंज हुई, आपने देखा हो। मौलाना फजलुर रहमान जो पहले कहते थे कि उनकी लड़ाई जो सेलेक्टर हैं उनके साथ है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा करते थे, तो अब वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, उनसे गिला है, शिकवा है। और उसके बाद नवाज शरीफ के भी आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे, गिला वो भी गिला अपनों से होता है, अपनों से गिला होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब एक तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की ट्यून चेंज हुई है, उसके बाद आप नवाज शरीफ की भी देख रहे हैं। साथ ही साथ जो आप ये स्टेटमेंट है परवेज़ खटक साहब का, उसको भी किस तरह देख रहे हैं कि वो उनका स्टेटमेंट इस बुनियाद पर और इस मौके पर कितना अहमियत का हामिल है? अच्छा, परवेज खटक साहब का जो स्टेटमेंट है, इससे पहले भी वो इस तरह का एक स्टेटमेंट देख चुके हैं। ये पिछली बार भी पश्तो में था, अब की बार भी पश्तो में था। मैंने हमारे दोस्त हैं मुमताज बंगश साहब, फिदा अदील साहब, अमीरा शाहीन साहिबा, इनके साथ हमने काम किया स्क्रीन पर। मैंने इन लोगों से पूछा, समझने की कोशिश की।
उन्होंने कहा ये जो टिपिकल मीडिया ने एड्रेस किया इस स्टोरी को या रिपोर्ट किया, ये गलत किया है, कॉन्टेक्स्ट से हटके किया है। और फिर पश्तो का जो अंदाज है ना बोलने का, वो बड़ा अलग होता है। मिसाल के तो एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊं। हम पेशावर गए, ये है कोई अर्ली 2000 में किसी वक्त की बात। तो वहां एक मस्जिद में दोस्तों ने नमाज जुमा पढ़ी। तो जो पेश इमाम साहब थे वो खुतबा देते हुए कह रहे थे कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें खामखा इबादत करनी है, हमें खामखा रोजा रखना है, हमें खामखा अल्लाह के हुक्म को मानना है। अब हम जो कराची वाले थे ना, हम हैरान परेशान थे कि ये इमाम साहब क्या फरमा रहे हैं, हमें खामखा रोजा रखना है, हमें खामखा इबादत करनी है। उसके बाद हमने उनसे जाके, और लोग रिलैक्स बैठे हुए, उसके बाद हमने जाके उनसे पूछा कि इमाम साहब की जो आप कह रहे थे, कहने लगे आप लोग उर्दू बोलते हैं, आप कराची से। हमने कहा जी। कहने लगे देखिए, खा चाहें मखा ना चाहें, आपकी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। आप चाहें ना चाहें आपको इबादत करनी है, फर्ज है। आप चाहें ना चाहें आपको रोजा रखना है। तो बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन भी थी इसमें। ये जो परवेज खटक साहब बात करते हैं, इसको एक तो कॉन्टेक्स्ट से हटकर भी रिपोर्ट कर दिया जाता है। उर्दू में रिपोर्ट करने वाले पश्तो बोलने वालों से समझते हैं स्टोरी को और फिर वो रिपोर्ट करते हैं, इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। खटक साहब अपने सामने बैठे हुए लोगों को, जो मानकी शरीफ के एक रूरल एरिया के लोग थे, उनकी ऑडियंस में उनको एड्रेस कर रहे थे और बताए थे मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं तो इमरान खान के सामने भी बड़ा तगड़ा हूं। ये मासूबाना सा अंदाज था उनका लोगों को एड्रेस करने का। इमरान खान को वो उखाड़ने गिराने नहीं जा रहे, वो इमरान खान के लिए चैलेंज नहीं है। ये रिपोर्ट गलत अंदाज में हुआ है और इससे पहले भी वो खान साहब इस बात से वाकिफ भी हैं। मैंने खटक साहब के साथ 2 इंटरव्यूज किए और पूरा दिन घरों में गुजारा, उनके साथ गलियों में, यहां वहां, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक जगह। तो वहां हमने देखा कि खटक साहब तो 15 अफराद के घर में होने वाले जलसे में भी जाके खिताब करते हैं, लोगों के दरमियान जाते हैं। तो बड़े अवामी आदमी है, इसे गलत रिपोर्ट किया गया मेरा ख्याल है। तो मौलाना फजलुर रहमान, क्या वो चाय की ऑफर की वजह से तो नहीं हुआ कि उनका जो स्टेटमेंट था वो तब्दील हो गया और उसके बाद फिर नवाज शरीफ की जो बात है? अच्छा, हाँ, फजलुर रहमान साहब पे आपने मुझसे पूछा कि टोन क्यों चेंज हुई और मियां साहब की टोन क्यों चेंज हुई। देखें, मियां साहब की टोन के हवाले से बाद में बात करते हैं, पहले फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पिछली बार भी, मोना खान है बीबीसी की, आपको याद होगा, उन्होंने जब आजादी मार्च किया था तो मोना ने कंटेनर के अंदर जाके उनका इंटरव्यू किया और मोना ने पूछा कि आप जनरल बाजवा का भी इस्तीफा मांगेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ना यूं हो गए थे, जैसे अभी मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ पड़ा था तो हाई स्टार प्लस हुआ था। 4 बार एक सेकंड की वीडियो को किसी ने 4 बार लगाया तो वो हुआ था हाई हाई हाई, वो चौंके थे। बिल्कुल मौलाना साहब की वही वाली हालत थी। मौलाना ने पूछा बाजवा साहब का भी इस्तीफा मांगेंगे, कहने लगे नहीं, बाजवा साहब का इस्तीफा नहीं मांगेंगे। हक्का बक्का मुंह खुल गया मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब जो हैं वो बड़ा खूबसूरत एक नई इस्तिलाह दी है उर्दू में हाफिज हुसैन अहमद साहब ने। हमने हमेशा बचपन से सुना था गीदड़ भभकी। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा है मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है वो है लीडर भभकी। ये लीडर भभकी आए, इनमें कुछ नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं सकते। तो मौलाना साहब में वैसे भी इन तिलों में तेल नहीं है, ये हमें नजर आ गया था। मदरसे के बच्चे वो जमा कर लेते हैं। मियां साहब जो हैं, मियां साहब डील करके गए हैं, ये तो अब क्लियर होता चला जा रहा है हमारे सामने। ये भी अच्छा नहीं कि डील होती है हमारे यहाँ, डील नहीं होनी चाहिए। खान साहब गलत करें, डील नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बारे केस में भी तमाम सीनियर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि डील हो चुकी है उनकी और एक खलीजी मुल्क ने भी कोई रोल प्ले किया है। जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए। डील क्यों होती है? ये क्या बकवास है कि डील हो गई है? और डील में फिर दोनों जानिब के किरदार होते हैं, सियासत के भी, स्टैब्लिशमेंट के भी, और कुछ लोग मिलके करवाते। तो हम ही रह गए, वो जो आंटी गवर्नमेंट थी ये सब मिलके हमें पता नहीं क्या बना रहे, तो वो हम ही रह गए बनने के लिए और ये डील हो जाती है। उसके बाद नेशनल एक्सचेकर, अवाम का पैसा, नैब की कार्रवाइयां, इतने मुकदमात, वकील, सरकारी और टीमें यहां से वहां जा रही हैं, मुल्कों मुल्कों घूम रही हैं शवाहिद जमा करने के लिए। उसके बाद डील हो जाती है, एनआरओ हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये डील हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। मियां साहब जो है वो कोई डील कर चुके थे, उसके डील से भी हट गए मियां साहब। पिछली बार भी मुशर्रफ दौर में भी हट गए थे, अब की बार भी हट गए। मैं आपको एक छोटी सी खबर दूं, मियां साहब ने बाकायदा एक सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ लंदन में, और ये मैं बाकायदा एक उस सोशल मीडिया सेल के रुकन से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। वो बनाया हुआ है और वहां मीडिया तो देखते हैं, टेलीविजन चैनल्स देखते हैं। उस सोशल मीडिया सेल में मैं, आप, हम दोस्तों के जो यूट्यूब के छोटे छोटे से शोज हैं, इनके क्लिप्स, मियां साहब को सिलेक्ट क्लिप्स दिखाए जाते हैं और मियां साहब जो है उनकी बुनियाद पे एक काम बाकायदा पीएमएलएन कर रही है अपने सोशल मीडिया सेल के जरिए। लोगों से अपने राय भी लेते हैं, सहाफियों से राय लेते हैं,
बाकायदा कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई जाती है, वो फोन करके पूछते हैं हाँ जी क्या चल रहा है, हालात क्या हैं, आप क्या समझते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक फील जानने की कोशिश की जाती है। तो मियां साहब की टोन में इसीलिए ये चेंज आया है कि उन्होंने जो फील ली उसमें उन्हें बताया गया है कि नहीं जनाब, दाल नहीं गलेगी। सही। तारिक साहब, एक और चीज है, देखिए आप और मैं ऐसे लोग हैं कि हमें टमाटर लेने के लिए खुद जाना पड़ता है, दूध दही हम्म। लेने के लिए भी खुद जाना पड़ता है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, और आप क्योंकि जब से यूट्यूब पे कर रहे हैं तो आप हुकूमती लोगों से काफी करीब हैं। एक तो महंगाई, और दूसरा हम्म। ये है कि मतलब जिस तरह अपोजिशन के कोई बयानबाजी हो ना हो, लेकिन उसके बाद जो वफाकी वज़ीर है, पूरा दिन आप देखेंगे एक टीवी से उतरते हैं दूसरे बैठ जाते हैं, और हत्ता कि वजीर आजम के अपने भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें अवाम में काफी ख्याल पाया जाता है कि एक तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरा ये कि स्टेटमेंट इस तरह के उल्टे सीधे आते हैं जिसकी वजह से उनमें गम गुस्सा होता है। तो आप इस चीज को कैसे, किस तनाजुर में देखते हैं? दूसरा, काफी सारे लोग सदमे में है, मैं पहले आपसे अच्छा, आपकी आवाज भी कटी है, मुझे आपका सवाल जो है उसका दूसरा हिस्सा मैं आखिरी में, अगर कुछ मिस होगा तो आप कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। वो टमाटर जो हम आमतौर पर 40-50 रुपए किलो में लेते थे, वो 350 रुपए किलो तक भी गया। प्याज 100 रुपए प्लस पे गई। अदरक 850 से 1000 रुपए किलो भी 2-4 रोज के लिए गई। मैंने कल अपनी गली में गाड़ी बाहर निकालते वक्त वो साइकिल रिक्शा पे एक साहब बेचने आते हैं सब्जी, उनसे चीजें ली तो टमाटर 40 रुपए किलो था। और उसके बाद मैंने जो उनसे प्याज ली वो 40 रुपए किलो थी। आलू 50 रुपए किलो थे उनके पास। और इसी तरह से मैंने ये तमाम चीजें खुद खरीदी। अदरक जो 850-1000 रुपए भी एक बार हुई, अदरक 400 रुपए किलो थी। लहसुन 300 रुपए किलो था। तो महंगाई जो है, ये जो वजीर आजम साहब ने बताया कि ये बहुत नीचे आई है, ये आई है। अगले कुछ दिनों में एक और बहरान सर उठाने वाला है चीनी का दोबारा, क्योंकि सिंध और पंजाब की शुगर मिल्स के बारे में खबर आ रही है कि उनमें से बाज मिलें दिवालिया होने के करीब हैं। जका अशरफ साहब, मैंने उनके साथ कई चीजें की हैं, उनसे मैं इंशाल्लाह राब्ता कर रहा हूं कि हम कुछ इनसाइड स्टोरी जान सकें। वो इस बारे में बड़ी परेशान करने वाली खबरें दे रहे हैं। हाँ, महंगाई के नंबर्स में बात चीजें बहुत परेशान कुन है, लेकिन महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल भी हुई है, थोड़ी सी। मगर अब इस कंट्रोल को बरकरार रखना होगा खान साहब की गवर्नमेंट को। ये खान साहब की गवर्नमेंट का फेलियर है, नाकामी है। इस पर वो अब तक काम नहीं कर सके। इस पर शहबाज शरीफ साहब का काम उनसे बेहतर था, और इस नाकामी में सिंध गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा है। सिंध गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत बुरा है, और जो आटे और चीनी के मसाइल में सिंध गवर्नमेंट ने स्टॉक ना उठाकर काम दिखाया है, उससे महंगाई बढ़ी है। परसेप्शन मरकजी हुकूमत का खराब होता है, वो हुआ है। तारिक साहब, हमारे सहाफी दोस्त, मैं तीसरी दफा ये सवाल कर रहा हूँ, शायद आप सुन नहीं पा रहे। हमारे हाँ, वो सहाफी दोस्त मैं वही पीडीएम कह रहा था। के जो आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आपको रोकता हूं। ये जो हमारे सहाफी दोस्त है, सलीम साफी साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, और इनके अलावा फहद साहब के साथ मैंने काम किया बतौर डायरेक्टर न्यूज। वो मेरे डायरेक्टर न्यूज थे, मैं उनके साथ एज एन एंकर काम कर रहा था। फिर उसके बाद अफसार आलम साहब, दुनिया न्यूज में जब हम लोगों ने लॉन्चिंग टीम थी हमारी, हमारे डायरेक्टर न्यूज थे अफसार आलम साहब, चेयरमैन पैमरा भी रहे हैं। ये जो तमाम सहाफी हैं, ये वाकईतन सदमे की हालत में, खासतौर पर मीर साहब भी। मीर साहब का कल तो वो एक बयान जो शहजाद इकबाल साहब को उन्होंने दिया था कि इसे लिख के अपनी जेब में डालने, और अगले दिनों में ऐसी चीजें होंगी कि लोग इस्तीफों को भूल जाएंगे, या एपीसी भी पीछे रह गई है, सब कुछ पीछे रह गया है। मियां साहब की तकरीर बहुत आगे चली गई है, गल बद गई है मुख्तारिया। तो असल में बात यह है कि ये लोग वो होते ना जो कश्तियां जला देते, तो फिर हम कहते कि यार मतलब गल बद गई है, बात बढ़ गई है। नहीं था, ये इत्तेफाक ही नहीं था शायद। आप सिंध को कवर करते हैं, कराची को कवर करते हैं। मेरी इंटीरियर सिंध की कोटरी की पैदाइश है। मैं इंटीरियर सिंध से वाकिफ हूं। अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग मेरी कराची की है। तो हमने क्या देखा है, ये जो इख्तिदार से लालच है, खासतौर पर वहां पर सिंध में पीपल्स पार्टी छोड़ देगी। सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा बाद में इस सिस्टम में से? वापस भुट्टो के नाम पर वोट, वापस सिंध में हुकूमत में, और शायद इतने ही नंबर्स के साथ, एक प्लस माइनस एक आध सीट वापस, बिल्कुल इसी तरह से। तो पीपल्स पार्टी पूरी इलेक्शन की एक्सरसाइज जिसमें करोड़ों अरबों रुपया लगाया है, वापस उसी एक्सरसाइज को अंजाम दे और वापस वहीं पे आ जाए, फायदा क्या है? तो पीपल्स पार्टी अपनी लगी, मैं हमेशा जुमला कहता हूं, लगी लगाई बनी बनाई सजी सजाई टिकाऊ मजबूत हुकूमत क्यों छोड़ेगी? पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी, ये तो तय था। तो इसलिए
ये बड़ी आसान प्रिडिक्शन थी कि इनमें इत्तेफाक नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ के लोग जो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, ये इलेक्शन बड़ी मुश्किल चीज होता है, एक एक दरवाजे पर जाना। हमने लाहौर में देखा है, यहां मियां मुश्तबा शुजा साहब के साथ हुई थी, गली में उनकी अहलिया को, कुछ और अवामी नुमाइंदों की अहलिया को, उनको खुद को जिस तरह से लोगों ने सुनाई थी कि 5 साल आपने पूछा नहीं, आप वोट मांगने आ गए, किस मुंह से आते हैं आप लोगों को, शर्म नहीं आती? लोगों ने ये की थी। ये पीटीआई के साथ भी होगी, बहुत बुरी होगी, शायद उनसे भी बुरी होगी। तो लोग ये करते हैं, तो ये नहीं जाते दोबारा, इस्तीफा दें जाके, चलें जी दोबारा इमरान खान साहब आपका इस्तीफा लेते हैं और इलेक्शन में जाते हैं, नहीं जाते। कैसर शेख साहब ने, मेरी उनसे कई बार बात हुई, उनके बेटे जो हैं खान कैसर शेख, उनसे मेरी दोस्ती है, चिन्योट वाले, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मियां साहब ने कहा था कि बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं। कहले उन्होंने पार्टी में कभी बात नहीं की। मियां साहब ने कहा हम इस्तीफा दे देंगे, मियां साहब ने पार्टी में ये बात भी कभी नहीं की। मियां साहब हमसे तो पूछें, हमसे हमारी राय तो लें। मियां साहब जलसों में बात कर रहे हैं आवाम से, मियां साहब ने हमसे बात नहीं की, या कैसर शेख साहब ने मुझे कहा, कोट अनकोट पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो इन्होंने जमहूरियत अपनी पार्टियों में नहीं रखी हुई। फिर मौलाना साहब ने जिस तरह की जमात चलाई है, तो ये होता है ना, आप अपने लोगों को सेंस ऑफ ओनरशिप देंगे तो आपके लोग आपके साथ खड़े होंगे। इनके साथ इनके लोग नहीं खड़े हुए, और इसीलिए नहीं खड़े हुए कि इन्होंने उनको गले से नहीं लगाया, उनके कंधे पे थपकी नहीं दी, उनको साथ लेकर नहीं चले, तो इसीलिए यह हाल हुआ इनका। तारिक साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी बात है कि मेरे दिल चाहा कि मुसलसल हम इसी तरह गुफ्तगू करते रहें, ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो और जो लोग सुनेंगे उनकी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा हो। फिर किसी और मौजू के साथ आपको फिर जहमत दूंगा। अरे नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी विद यू ऑन स्क्रीन। और जाते जाते मैं कहूं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो आपका चैनल है, ये मजीद व्यूअरशिप डिजर्व करता है, मजीद सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।